नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूरोपियन कंपनीज के आगमन का अध्ययन कर रहे हैं और पुर्तगाली, डच और उसके बाद इंग्लैंड का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आज इस सीरीज का ये आखिरी लेक्चर होगा। आज हम लोग डैन और फ्रांसीसी का अध्ययन कर लेंगे। हालांकि अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की कंपनी का साथ साथ जीवन चक्र चलेगा, जो आगे भी क्लासेस में हमको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ना तो फ्रांसीसी कंपनी का पतन होगा और ना ही कल हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन किया था। दोनों ही पतन नहीं होगा, पतन दोनों का आगे होगा। जो कर्नाटक के युद्ध होंगे उस वक्त दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बनेंगे या मेंस के लिए बनेंगे, उन सब पर हम डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करेंगे डेनिस या डैन कंपनी का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, डेनिस या डैन कंपनी। छोटा सा, इनका कोई विशेष ज़्यादा योगदान नहीं देता है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रांसीसी पर आएंगे। फ्रांसीसी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, उसको भी हम संक्षिप्त में कर अध्ययन कर लेंगे। चलिए, डेनिस कंपनी जो आई थी उसका नाम था डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नाम क्या था? डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, यानी कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1616 में उसके पीछे पीछे आ गई डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने प्रचार नहीं करा। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1620 में तंजौर के ट्राम्बकेर स्थान पर हुई थी। कहाँ पर? ट्राम्बकेर, जो कि तंजौर का है, तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु का। 1620 में उसकी स्थापना हुई थी। पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पर बनी? महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सिर्फ पहली फैक्ट्री की अगर बात करें तो 1620 में तंजौर राज्य के ट्राम्बकेर, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में है, यहाँ पर इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। वहीं अगर हम दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना इनकी श्रीरामपुर में होती है, जो कि बंगाल में है। कहाँ पर? श्रीरामपुर में, जो कि कहाँ पर है? बंगाल में है। और इसका सन जो देखने को मिलता है वो मिलता है 1676। ठीक है, बहुत कम इन लोगों का प्रसार रहा। उसके बाद 1745 में ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाते हैं। 1745 में अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाते हैं। यानी कि कब? 1745 में ये अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाते हैं। 1745 में सभी कंपनियां को तो सारी फैक्ट्रियां जितनी थी, सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर वापस लौट जाते हैं। तो इतना ही इनके लिए महत्वपूर्ण है और इतने का ही अध्ययन करते हैं। चलिए, अब हम फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे भारत के साथ, यानी कि ईस्ट के कंट्रीज के साथ व्यापार करने के लिए। वहाँ की सरकार ही उनको उत्तेजित करती थी, प्रोवोक करती थी, जाइए व्यापार कीजिए। लेकिन वहाँ का व्यापारी स्वयं इतना इच्छुक नहीं था कि वह पूर्व के साथ व्यापार करें। साथ में उनकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्थिति बढ़िया नहीं थी उनकी। 1664 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तब 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी की एक प्रस्ताव रखा गया था वहाँ की सरकार के द्वारा, और कहा गया था कि कुछ प्राइवेट लोग भी, अपने व्यापारी लोग भी अपना पैसा डालें, कुछ सरकार डालेगा। लगभग 30 लाख रुपए इसमें सरकार ने पैसा डाला था। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ व्यापारियों की तरफ से 25 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। 30 और 25 यानी कि 55 लाख रुपए इकट्ठा हुआ और 1.5 करोड़ की पूंजी की यहाँ पर बात की गई थी। 1664 में इन लोगों ने अपनी पहली किस्त दी थी। 65 में और भी जो शेयर होल्डर्स थे वो भी चले गए और
उससे अगली साल यानी कि 1666 में 1666 में शेयर होल्डर्स की बहुत कम संख्या रह गई। पूरा जो नेतृत्व था, पूरा जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी बनकर रह गई थी। प्राइवेट लोगों ने वहाँ से अपने हाथ खींच लिए थे। कारण भी था, कारण था कि इन लोगों की स्पेन के साथ बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और वहाँ के लोगों की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा ये लोग सरकार के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। इन्हें भरोसा नहीं था कि सरकार हमको कुछ वापस भी देगी। साथ में इनको लगता था कि सरकार के साथ चलना पतन का कारण बन जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण थे। इसके अलावा एक कारण वो बताया जाता है फ्रांसीसियों के बारे में कि फ्रांसीसी आलसी बहुत थे। वो त्वरित चाहते थे, तुरंत कोई चीज़ हो जाए। उसके लिए जो समय लगता है वो नहीं खपाना चाहते थे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और 1757 में जाकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। लगभग 150 साल बाद, सोचिए आप लोग, 150 साल का उन लोगों ने वहाँ पर पूरा यहाँ का जो राजनीतिक अवस्था थी, सामाजिक अवस्था थी, उसका अध्ययन किया। उसके बाद फिर एक लंबे समय तक वो भारत पर शासन कर पाते हैं। जबकि हम फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी जल यात्रा को ही करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते इसमें बहुत टाइम लगता है, इतने दूर हम जल यात्रा करके जाएं फिर व्यापार करें, तो ये सब कुछ उनको फिजूल लगता था। लेकिन वहाँ के जो मंत्री जी थे, वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारा देश भी पूर्व के साथ व्यापार करे, क्योंकि जो लोग माल खरीद के लाया करते थे और देशों के व्यापारी, उसको देखकर उनके मन में भी लगता था कि हमारे देश में भी इस प्रकार का परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसी की जो पहली फैक्ट्री जो फैक्ट्री का गठन किया गया था वो वहाँ के मंत्री कोलवर्ट के द्वारा किया गया था। लुई 14वें के समय की बात है। वहाँ का मंत्री कोलवर्ट या कोलवेरो भी नाम आता है कहीं कहीं पर, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और 1664 में कंपनी का गठन किया। इस कंपनी को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक वेस्ट इंडिया कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी। वेस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था वो था कि यहाँ पर विजय प्राप्त करे और धर्म का प्रचार करे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका काम था कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही डच और अंग्रेज मौजूद थे, उनके बीच में रहकर व्यापार को करना था। ठीक है, तो दो कंपनियों का गठन किया गया था और ये दो कंपनियां आपस में मिलकर कहलाती थी कंपनी द इंड ओरिएंटल। इन कंपनियों का जो रूप था, सम्मिलित रूप था, वो कंपनी द इंड ओरिएंटल था। वैसे ये दो कंपनियां थी और दोनों कंपनियों को अलग अलग काम दिया गया था। 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ये कंपनी चली थी तो इन लोगों ने सोचा कि हम मेडागास्कर में जाकर अपना एक उपनिवेश बनाएंगे, जिससे कि मेडागास्कर वो मिडिल पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी दिशा में जा सकते थे। तो मेडागास्कर को इन्होंने अपने एक उपनिवेश बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वहाँ से चले और मेडागास्कर तक पहुँचे तो इन लोगों को सब नानी याद आ गई थी कि किसी भी जगह को उपनिवेश बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, 150 साल लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लिए उपनिवेश बनाने के लिए। वहीं ये तुरंत जाकर उपनिवेश बनाने की सोच रहे थे। तो मेडागास्कर का जो इनका उपनिवेश बनाने की इच्छा थी, चलते समय जो इच्छा थी, वो पहुंचते समय तक समाप्त हो गई और इन्होंने मेडागास्कर को अपना उपनिवेश नहीं बनाया और फिर ये सीधे भारत में आ जाते हैं और भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। व्यापार चलता रहता है, इनके भी बहुत सारे नायक आते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन डुप्ले तक पहुँचते पहुँचते इनकी जो सोच थी वो भी साम्राज्यवादी बन जाती है, यानी कि ये भी साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो इस पूरे इतिहास को हम डुप्ले तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि डुप्ले के बाद का इतिहास हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए थे, कल से हम उसको सीरीज शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास उसी से शुरू होगी और उसमें ही जब हम लोग हैदराबाद और कर्नाटक में पहुंचेंगे तब हम लोग डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव आदि लोगों के बीच में संघर्ष देखेंगे। ठीक है, वो आगे की कहानी रही। अब ये फिलहाल इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। 1664 में दो कंपनियों का गठन किया गया था। कौन कौन सी कंपनी थी? वेस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। वेस्ट इंडिया कंपनी जिसका काम था विजय प्राप्त करना और धर्म का प्रचार करना, ठीक है। और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था व्यापार करना। क्या काम था? व्यापार करना। और इन दोनों कंपनियों के सम्मिलित जो रूप था
उसको कहा गया था कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल। ये एक क्या थी, सरकारी कंपनी थी, सरकार का पूरा नियंत्रण था इस पर, सरकारी कंपनी थी और ये भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर देती है। सबसे पहले ये अपने मेडागास्कर को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते इनका सब वो सपना चकनाचूर हो गया। उसके बाद एक एजेंट था इनका बोरबेर, वो एजेंट पहुंचता है क्या कहते हैं औरंगजेब के दरबार में और एक फरमान जारी करवाने में सफल रहता है। क्या है, लिख लीजिएगा। इनका एक एजेंट है जिसका नाम है बोरबेर, ठीक है, कहीं पर बेरबेर भी है, कहीं पर बोरबेर भी है। बोरबेर या बेरबेर कहाँ पहुंचता है, औरंगजेब के दरबार में पहुंचता है और एक फरमान के द्वारा 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पर, बोरबेर एक इनका या बेरबेर इनका एक एजेंट है फ्रांसीसी कंपनी का, जो औरंगजेब के दरबार में जाता है और सूरत में 1667 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री इनकी जो स्थापित होती है वो होती है मछलीपट्टनम में, पहली सूरत में, दूसरी मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं 1669 में। ठीक है, ये लुई 14वें के समय की बात है, लुई 14वें के समय की बात है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है कई बार। चलिए, तो पहली सूरत में, दूसरी मछलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। इसके बाद एक इनका फ्रांसीसी गवर्नर आता है कारो। कारो क्या करता है, 1672 में कारो एक इनका गवर्नर आता है, ये क्या करता है 1672 में गोलकुंडा के राजा से क्या करता है, गोलकुंडा के राजा से सेंट थोम को प्राप्त कर लेता है। स्थान क्या है, सेंट थोम को प्राप्त कर लेता है। वहीं फिर 1674 में सेंट थोम वापस गोलकुंडा के राजा के पास पहुंच जाता है। क्या करता है, कारो एक इनका गवर्नर है जो 1672 में गोलकुंडा के राजा से सेंट थोम को प्राप्त कर लेता है, लेकिन 2 साल तक अपने पास रखते हैं। 1674 में गोलकुंडा का शासक वापस सेंट थोम को प्राप्त कर लेता है और जब ये 1672 में सेंट थोम को प्राप्त करते हैं, कारो एक योग्य व्यक्ति था, वहाँ 1672 में कारो को वापस बुला लिया जाता है। 1672 में कारो को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस में। देखिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग डुप्ले में भी पढ़ेंगे कि जब डुप्ले जीत रहा होता है और जीतने के करीब पहुंच रहा था, उसी समय फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को वापस बुला लेती है। यानी कि जब जीत रहे होते हैं उसी वक्त गवर्नर को वापस बुलाकर एक गलत मैसेज दिया जाता है। खैर, 1672 में कारो वापस चले गए और इनकी जगह जो व्यक्ति आते हैं वो होते हैं फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन भी बहुत योग्य व्यक्ति थे और इनको संस्थापक भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत में इनको फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद कौन आते हैं, फ्रांसिस मार्टिन आते हैं। कारो के बाद फ्रांसिस मार्टिन गवर्नर बनकर आते हैं, उस पर कमिश्नर कहलाते थे। ये क्या करता है, बीजापुर और गोलकुंडा के राजाओं के बीच में लड़ाई लड़वा देता है। बीजापुर और गोलकुंडा, देखिए अभी तक हम लोगों ने जब देखा था अंग्रेजों के केस में, अभी तक जब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 1664 की, अभी तक यहाँ पर लोकल जो सरकार है इनके बीच में या लोकल राजनीति में, स्थानीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन फ्रांसीसी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। यहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर और गोलकुंडा के राजाओं के बीच में क्या करा दी, लड़ाई करा दी और बीजापुर के शासक से पांडिचेरी नामक स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बीजापुर के शासक से क्या प्राप्त कर लेता है, पांडिचेरी नामक स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। बाद में यही इनका गढ़ बन जाता है। पांडिचेरी ही फ्रांसीसियों का बाद में गढ़ बनेगा और सबसे लास्ट में इसी को छोड़ेंगे। हालांकि पांडिचेरी को 1693 में डचों ने जीत लिया था। किनसे, फ्रांसीसियों से। 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया था। उसके बाद एक संधि होती है 1697 में और वो कहलाती है रिजविक की संधि। ठीक है, 1697 में रिजविक की संधि होती है।
ये प्रश्न कई बार आ चुका है। रिजविक की संधि किन किन के मध्य होती है? तो डचों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है। डच और फ्रांसीसियों के मध्य रिजविक की संधि होती है। उसके तहत पांडिचेरी वापस मिल जाता है फ्रांसीसियों के लिए। ठीक है, 1693 में डचों ने पांडिचेरी को जीत लिया था, लेकिन 1697 के रिजविक की संधि द्वारा पांडिचेरी वापस मिल जाता है फ्रांसीसियों के लिए। ठीक है, इस तरह ये कहानी चल रही है। मार्टिन एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन 1706 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1706 में मृत्यु हो जाती है और 1706 से लेकर 1720 तक कोई विशेष काम नहीं करती है कंपनी भारत में। इसकी व्यवस्था बड़ी खराब हो जाती है। 1720 में जब व्यवस्था खराब हो जाती है तो व्यवस्था को देखने के लिए एक व्यक्ति जॉन लो गवर्नर नियुक्त होकर आता है। कौन? जॉन लो। 1720 में व्यक्ति आता है जॉन लो। ठीक है, 1706 में क्या होता है? फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो जाती है। 1720 तक कोई भी योग्य शासक इनके या योग्य गवर्नर, शासक नहीं कहेंगे, योग्य गवर्नर नहीं आता है। लेकिन 1720 में जॉन लो आते हैं और जॉन लो आते ही भारत में इस कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं उनको देख लेते हैं। ये 1720 में जब लो आते हैं तो 1725 में माहे को जीतते हैं। 1725 में माहे को पर विजय प्राप्त करते हैं। 1739 में कारिकल को प्राप्त करते हैं। 1739 में कारिकल को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1745 तक ये विभिन्न स्थानों को प्राप्त करें, जिसमें कासिम बाजार होगा, चंद्रनगर होगा, बालासोर होगा। इसको कराया जाता है 1740 तक। बालासोर, कासिम बाजार, चंद्रनगर। देखिए, चंद्रनगर जो था इनकी बंगाल में पहली फैक्ट्री थी। बंगाल में पहली फैक्ट्री ये चंद्रनगर में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये विभिन्न फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं। 1735 में इनका एक और किलेदार है ड्यूमा। ये ड्यूमा मुगल अधिकारियों से सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त करता है। सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास रहा फ्रांसीसियों का। इसके बाद डुप्ले आता है और डुप्ले भारतीय राजनीति में सीधे सीधे हस्तक्षेप करता है और डुप्ले की नीति के कारण ही कर्नाटक के 3 युद्ध अंग्रेजों और डुप्ले के बीच यानी कि फ्रांसीसियों के बीच देखने को मिलते हैं। तो हमारा आज लगभग जितनी भी यूरोपियन कंपनीज के आगमन का क्रम था वो समाप्त हुआ। कल हम स्थानीय जो छोटे छोटे राजा बनते हैं मुगल शासन की कब्र पर, उसका अध्ययन कर लेंगे। फिर उन्हीं अध्ययनों में बीच में आ जाएंगे कर्नाटक के युद्ध और फिर हम पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे अंग्रेजों के बीच में। जब बंगाल पढ़ रहे होंगे तब भी हम अंग्रेज आएंगे, हैदराबाद पढ़ रहे होंगे तब भी अंग्रेज आएंगे, मराठा पढ़ेंगे तब भी अंग्रेज आएंगे। यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे साम्राज्य बने थे उसके साथ अंग्रेजों का संघर्ष हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा यूरोपियन कंपनीज का जो आगमन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग अध्ययन कीजिएगा, जल्दी हम इसकी टेस्ट लेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी के आगमन का टेस्ट ले लेंगे। फिर इस पर संबंधित जितने भी मेंस के क्वेश्चंस बन रहे होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे अध्ययन करेंगे, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, आंसर राइटिंग लिखेंगे, फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं, जहाँ पर मेंस आधारित आप लोगों को पूरी स्टडी मिलेगी। बात समझना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर नीति की बात करें तो फ्रांसीसी की नीति, इन्होंने सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप किया था भारत की राजनीति में। इससे पहले किसी भी यूरोपियंस ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया था। तो आप लोग देखते रहिएगा पंचऋषि क्लासेस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे की क्लास भी आप लोग देखिएगा और इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन के साथ भी पार्टिसिपेट कीजिएगा जो लाइव क्लास होती है हमारी। तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।